Good morning, all of you. Let's start the solution of day 17. टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म। मैं हूं आलोक झा। इस वाले जो टॉपिक से नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो 4 हैं, जो इस साल हमारे नीट में मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखना। पहला बात कह रहा है कि द टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्मॉल सर्कुलर कॉइल। द टॉर्क रिक्वायर्ड, तो कहीं पर भी कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा ताकि उसको हम होल्ड कर पाए। तो उसको होल्ड करने के लिए जितना टॉर्क रिक्वायर्ड है, इसका मतलब उतना ही टॉर्क कोई और भी लगा रहा है उसको रोटेट करने के लिए। तो जितना उस पर टॉर्क ऑलरेडी लग रहा है, उतना ही टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई करें तो वो होल्ड हो जाएगा। तो वो जो हमसे पूछा द टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड, दैट मीन्स व्हाट इज द टॉर्क इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कॉइल। दिस इज व्हाट द आंसर इज। समझ में आता है? तो हम लोगों को बेसिकली निकालना है ये कॉइल पर कितना टॉर्क लग रहा है। क्लियर? ओके। तो अब इस कॉइल पर कितना टॉर्क लग रहा है, तो कॉइल इज जस्ट लाइक अ मैग्नेट, इट इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो इसका हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं एम। एम को हम लोग लिखते हैं NIA। तो इस पर जो टॉर्क लगता है उसका इक्वेशन क्या होता है? एम बी साइन थीटा। टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है? टॉर्क का इक्वेशन होता है एम बी साइन थीटा। ठीक है। अब ये जो m है, m के ही जगह पर तुम लिख सकते हो NIA इंटू वॉट, बी इंटू साइन थीटा। अब ये जो NIA है ये कॉइल के लिए है, ये है कॉइल के लिए। B जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर जो वो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड का है। तो यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज फॉर सोलेनॉइड। और साइन थीटा जो होता है दिस इज, इसमें जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ये कॉइल का जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही बनेगा, और कॉइल का एरिया वेक्टर आउटवर्ड या इनवर्ड, तो हर हालत में एंगल बनेगा 90। तो ये जो थीटा है दिस थीटा विल बिकम 90, सो साइन 90 का वैल्यू होगा 1। अब ये जो सोलेनॉइड होता है, तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, मालूम है? ठीक है। तो ये जो हम लोगों को टॉर्क निकलेगा, तो टॉर्क का हर एक स्टेप में पहले लिख दूं। तो कॉइल में देखो तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? तो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है 10। तो ये हो गया 10 इनटू करंट। देखो कॉइल का करंट 21/44। तो 21/44 समझ में आ रहा है ना? ये m की जगह पर लिख रहा हूँ, n हो गया, i हो गया, n हो गया, i हो गया, a। एरिया ऑफ द कॉइल देखो, एरिया ऑफ द कॉइल हो गया 1 mm² इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हो गया कॉइल का NIA इंटू, अब B लिखना है तुम्हें, तो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ये सोलेनॉइड वाला, तो उसके लिए पहले म्यू नॉट लिखो। तो म्यू नॉट की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये हो गया म्यू नॉट इंटू n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देख। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना दिया? 10⁻3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10⁻3 इंटू करंट कितना दिया हुआ वो देखो, करंट है 2.5 एम्पियर, इतना इंटू 2.5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, विल गेट द आंसर। ठीक है, पाई की जगह पर 22/7 रख देना, पाई की जगह पर 22/7, फिर 21 से इधर 7 से उधर कट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two very long straight parallel wires carry current I and 2I in opposite directions. Let's understand. तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक में करंट है I ऊपर में, और दूसरे में 2I है जो नीचे की तरफ है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज R। ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये है R। तो इनके बीच का क्या लिखना है भाई? तो एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम अ पॉइंट चार्ज Q इज एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू वायर्स। ओके, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर हो सकता है। ओके, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अच्छा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में है, यानी v जो है, यानी वो जो पार्टिकल है वो या तो बाहर आ रहा होगा या तो अंदर जा रहा होगा। तो इसमें से कोई भी एक मान लेते हैं, और मैं मान लेता हूं अंदर के ही तरफ। ठीक है, ये अंदर के तरफ, ये v है, v अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आगे बात करो भाई। Its instantaneous velocity v is perpendicular to this plane. The magnitude of the force, okay, force due to the magnetic field. ओके, इस चीज को समझने के लिए मैं एक और भी तरीका यूज करता हूँ। ये देखो, जो करंट आई ऐसे दिख रहा है ना, उस करंट आई को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये हो गया आई, बाहर की तरफ गया, और ये जो 2i उसके अपोजिट में है, वो 2i को ऐसे लिख देता हूँ, ये 2i। ये समझना ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए अभी अब देखिए, इसके बीच में यहाँ पर है एक चार्ज,
और वो चार्ज जो है इसके प्लेन के, मतलब ये जो करंट इधर जा रहा है या करंट उधर जा रहा है, तो इसका प्लेन कुछ ऐसा बन गया ना, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में मतलब v शायद कुछ ऐसा होगा, तो ये एक चार्ज पार्टिकल है और v ऐसा है, तो दोनों सेम ही डायग्राम है, लेकिन इसमें समझने में ज्यादा आसानी है, इसीलिए सेकंड डायग्राम से समझते हैं। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स निकालने के लिए एक चार्ज पार्टिकल पर कितना होता है फोर्स रे, बोलो। F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, सिंपल है, क्यू मालूम है, वी मालूम है, बी तो यहाँ पर निकाल ही सकते हैं, मेन मुझे इंपॉर्टेंट देखना है थीटा को, हमें क्या देखना है, थीटा इस इंस्टेंट पर। तो अब बताओ कि ये जो चार्ज है, सॉरी ये जो करंट है आई, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किधर, तो राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई कर, मैग्नेटिक फील्ड गया ऊपर, ठीक है, इसके वजह से देख, इसके भी वजह से ऊपर, समझा रहा है, ये जो तुम्हारा जो करंट है इसके भी वजह से किधर गया, ऊपर, ये भी ऊपर गया, और इधर वाला जो करंट है उसकी वजह से भी ऊपर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस इंस्टेंट पर ऊपर ही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही है, वेलोसिटी भी ऊपर है, यानी थीटा तो जीरो हो गया, और थीटा जीरो होने पर फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब इस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। यही चीज हमें देखना था कि ये जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, पैरेलल, तो पैरेलल बन जाने पर कभी फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग एट दिस स्पीड इज रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन सर्कुलर आर्क, एक सर्कुलर आर्क पे इसको घुमाना है जिसका रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस का इक्वेशन क्या होता है, तो r इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू वी, समझियो, तो r तो हमको दिया हुआ है 0.35, इसके जगह पर रख देते हैं भाई 0.35 इक्वल्स टू, कह रहा व्हाट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सो ओवर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द स्पीड ऑफ दिस, तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं ना, तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू स्पीड कितना दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये बी निकालना है, ठीक है, तो बी वहां से निकाल दो, तो यहां से जो बी निकलेगा वो किस यूनिट में निकलेगा भाई, टेस्ला, ये किस यूनिट में निकलेगा, टेस्ला। अब यहाँ पर देखो सारे के सारे ऑप्शंस को, कुछ ऑप्शन गॉस में भी है और कुछ ऑप्शन टेस्ला में भी है, तो अगर टेस्ला वाले से मैच कर गया तो वेल कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर टेस्ला से मैच नहीं करेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इतना इंटू 10⁻4 गॉस करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻4 गॉस, या फिर 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला, समझ में आया, तो यहाँ से सॉल्व करो और आंसर को मैच करो, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है आप लोग करेंगे, नहीं होता है तो आप लोग मुझसे आकर के पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, if a steel wire of length L and magnetic moment M is bent into a semicircular arc, the new magnetic moment is, okay, तो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, एक स्टील वायर है जिसका लेंथ है L, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है M, ये दिया हुआ है, ओके, इसको हमने बेंड करके सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर इसको हमने बेंड किया तो ये कुछ ऐसा बन गया, तो ऐसे में जो इफेक्टिव लेंथ हमें लेना पड़ेगा वो तो ये लेना पड़ेगा, और ये वाला जो लेंथ है उसका वैल्यू हो जाएगा 2r, ठीक है, तो बताओ कि इसका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, ये कल का वीडियो में भी समझा है ना, रिवीजन वीडियो में भी समझा है, क्लास में भी इसको समझा करके रखा है, जब भी एक वायर को सेमी सर्कल में कन्वर्ट करते हैं, एक तो आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो कि m डैश का वैल्यू जो है ना 2m/पाई हो जाता है, प्लीज रिमेंबर दिस, है ना, ये आप डायरेक्टली हमेशा ध्यान में भी रखेंगे, जब भी एक स्ट्रेट वायर को सेमी सर्कल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ चेंज करेगा, और कितना नया बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो 2m/पाई, याद रख पाओगे ना, तो ये इसको ध्यान में भी रखो, और दूसरा अगर मान लो कि तुम्हें कैलकुलेट करना का मन है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर देखो तुम्हें ये 2r लिखना है, तो ऐसे समझो यहाँ -m यहाँ +m, तो ये जो कैपिटल M है, तो कैपिटल M का वैल्यू को हम लोग कितना लिखते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू L लेंथ, तो यहां पर जो हम लोग लिखेंगे नया मैग्नेटिक मोमेंट यानी m डैश, तो m डैश को लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ इनटू यहां पर L के जगह पर कितना लिखोगे 2r, समझा रहा है, और ये जो r है वो r के लिए हम लोग कैसे क्या इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर लेंथ कितना हो गया देखो L, यहाँ पर का लेंथ कितना हो गया, तो r के टर्म्स में ये लेंथ है पाई r, लेकिन ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर ही हुआ ना,
तो इस हिसाब से अगर हम लोग L इक्वल्स टू पाई आर कर दें तो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो, L बाई पाई आएगा ना, समझा रहा है? तो अगर ये L बाई पाई आ गया तो इस L बाई पाई को यहाँ पर रख दो, तो M इंटू टू इंटू एल बाई पाई, तब यहाँ पर से समझो M इंटू एल, M इंटू एल को हम कैपिटल M लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है 2m बाई पाई। तो मैं बार बार इसे एक चीज को नहीं समझाऊंगा, ठीक है? आप इस सेमी सर्कल वाले को आप लोग ध्यान में रखेंगे 2m बाई पाई, ठीक? सो 2m बाई पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। A planar coil having 12 turns carries 15 ampere current, ठीक है? The coil is oriented with respect to the uniform magnetic field is this, तो magnetic field है x डायरेक्शन में, I कैप देखो, such that its directed area is like this, the potential energy of the coil। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड भी x में है, एरिया भी देखो x में, एरिया वेक्टर x में है, तो बेसिकली थीटा कितना हो गया, तो थीटा बिकेम 0 डिग्री। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो माइनस एम बी कॉस थीटा, होप सो सबको याद होगा। तो m को हम लोग क्या लिखते हैं, तो कॉयल है ना, तो कॉयल के लिए m, तो माइनस कॉयल के लिए m हो जाएगा एन आई ए, है ना, इंटू बी की जगह b, इंटू कॉस की जगह कॉस थीटा की जगह पे कॉस 0, तो यानी ये बन गया माइनस एन आई ए बी, ठीक है? अब माइनस एन, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, देखो कितना है, तो यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 12 हो गया, इंटू आई, आई देखो कितना है, यहाँ 15 हो गया, इंटू एरिया देखो कितना है, एरिया, एरिया वेक्टर ये रहा ना, मैग्नीट्यूड यहाँ रखना है 0.04, तो हियर 0.04 इंटू मैग्नेटिक फील्ड को चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, देखो 0.2 आई का, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो गया 0.2। अब बोलोगे कि ये जो वेक्टर साइन था उसका क्या यूज हुआ, तो वेक्टर साइन का यूज हुआ ना थीटा निकालने में, ठीक है? तो अब बस ये सबको मल्टीप्लाई कर दे, जो भी आ जाएगा वही आंसर है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। अ प्रोटॉन इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, ठीक है, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस along which magnetic field exists, ओके, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में ये प्रोटॉन मूव कर रहा है, ये तो इसका मतलब हुआ। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम इफ द रेडियस इज ए एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज ई। तो रेडियस का इक्वेशन होता क्या है, तो r इक्वल्स टू होता है एम वी बाई क्या, क्यू बी। तो रेडियस के जगह पर उसने क्या दिया है, a, तो इसका मतलब ये हो गया a इक्वल्स टू m, m क्या है, तो मास, मास के जगह पर m ही लिख दो, v बाय q इंटू बी, ओके। यहाँ पर q के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, q के जगह पर लिख सकते हैं e, एम वी बाई ई बी। हमें क्या पूछा है उसने, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, चलो देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर, ये है ना, तो आर, आर तो यही है ना, आर, आर के जगह पर हम लोग ए लिख देते हैं, रेडियस, ठीक है। तो अभी अब एम वी ए कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा एक भी ऑप्शन ही नहीं, क्या किया जाए, तो एम के जगह एम रखो, वी के जगह पर क्या लिख सकते थे, यहां से ये वी का वैल्यू निकाल करके उसमें रख दो, तो v का वैल्यू यहां से हेंस v इक्वल्स टू, देखो a e b बाई m, ये बनेगा, ये वाला वैल्यू को यहां पर रख, तो ये हो गया a e b बाई m इंटू a। तब यहां से देखो m m खत्म हो गया, a इंटू ए स्क्वायर e b, ऐसा कुछ a स्क्वायर e b, यस ये वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 पे। A wire of 1 meter length carries a constant current. The wire is bent to form a circular loop. The magnetic field at the center of this loop is B. एक सर्कुलर लूप बनाया, एक सर्कुलर लूप बनाया और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, B. Okay. The same is now bent to form a circular loop of smaller radius having 4 turns. अगर इसी को हमने छोटा लूप में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे छोटे लूप्स में अगर कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 4, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप, ये तो बिल्कुल वो ही हो गया। तो अगर इसी को हमने कन्वर्ट किया है तो बताओ यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एन स्क्वायर बी ना, तो एन की जगह पर हो गया 4, तो 4 स्क्वायर यानी कितना हो गया 16 बी। देखो तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। Two similar coils of radius r
are lying concentrically with their planes at right angle. Very important question, very important question. एक coil है ऐसा और जो दूसरा वाला coil है, that coil you just treat it like this, ठीक है ऐसा. ये दो कॉइल हैं, देखो दोनों का ही सेंटर एक ही जगह पर है, लेकिन एक का प्लेन ऐसा है और दूसरे का प्लेन ऐसा है, तो हो गया ना दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर. बहुत बढ़िया. इसके बाद ये क्या कह रहा है वो उस बात को देखो. द करंट फ्लोइंग इन देम आर आई एंड 2i. मान लेते हैं एक में करंट है I और दूसरे वाले में जो करंट है वो क्या है 2i. द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर विल बी. तो सेंटर पर क्या होगा, तो ये वाला जो I है ऐसा वाला है ना, ऐसा वाला, तो ऐसा वाला जो है तो उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा और जो ऐसा वाला है कॉइल उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बनेगा. मतलब दोनों के कारण से मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर कितना 90 डिग्री. ओके, तो ये वाला जो है इस वाले का कितना बना यहाँ पर, तो करंट है I, तो म्यू नॉट I बाई 2, रेडियस कितना दिया हुआ है R. ठीक है, इसका वाला कितना बन जाएगा, तो इसमें करंट है 2i, तो म्यू नॉट इंटू 2i बाई 2r. ये 2 खत्म भी हो जाएगा, तो खत्म करना नहीं चाहिए, मत करो खत्म, खत्म मत करो. म्यू नॉट इंटू 2i बाई 2r. सो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, तो 90 डिग्री पर है ना, तो बी नेट जो होगा इसमें म्यू नॉट आई बाई 2r तो कॉमन ही आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करेंगे. तो यहाँ पर बना 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बना 2 का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 5 रूट 5 वाला देखते हैं. तो ये आप लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करो अपने हिसाब से, ये मेरे तरीके से मत सॉल्व करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है. एक ये 90 डिग्री पर है, उनका रिजल्टेंट तुम्हें देखना है. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 9. अ चार्ज पार्टिकल विथ अ वेलोसिटी ऑफ दिस passes undeflected through electric field and magnetic field. अगर वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही है, तो इसका मतलब है कि उस पर नेट फोर्स क्या है, 0. तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE. और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है बता, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ओके, तो ये हो जाएगा QVB, क्योंकि साइन 90 में साइन 90 का वैल्यू हो गया 1. ओके, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, तो हमेशा देखो अगर वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है तो मतलब दोनों फोर्स बराबर है, यानी QE इक्वल्स टू है QVB, Q काट दो, यानी E इक्वल्स टू बन गया VB. ठीक है, E इक्वल्स टू क्या बन गया VB. अब यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो E इक्वल्स टू V, देखो तो दिया हुआ है क्या, V कहीं पर, यस दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ इंटू मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर दिया हुआ है, यस 15, यहाँ पर 15 रखिए, 15 टू 30, जो भी है जो सॉल्व करिए वही आंसर हो जाएगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आंसर कौन सा आ रहा है, तो 15 टू 30, 30 इंटू 10⁻³, तो 30 इंटू 10⁻³, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 3 इंटू 10⁻³ तो नहीं बनेगा, 2 इंटू, अरे अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, V ये दिया हुआ है, B ये दिया हुआ है, दोनों SI यूनिट में ही है दिया हुआ, तो VB और तो कुछ है नहीं. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये शायद यहाँ पर, यहाँ 1.5 है, here it is 1.5, here it is 1.5, here it is the mistake, it is 1.5 टेस्ला. छोटा छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे रह गया. सो अगर हम यहाँ पे 1.5 रख देंगे, यहाँ 1.5 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10⁻³. एक बार अपने आंसर को चेक कर लेना तो, ठीक है. मेरे हिसाब से यहाँ पे 1.5 है, जिस वजह से कि ये आंसर आएगा. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Two straight wires, each 10 centimeter long, are parallel to one another and separated by 2 centimeter. When the current flowing in them is 30 and 40, force experienced by either. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये PYQ ही है. इस क्वेश्चन में एक्चुअली मेरे हिसाब से एरर है, लेकिन जस्ट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो स्ट्रेट वायर्स है, दोनों का लेंथ जो है 10 है और दूसरे का भी 10 ही है, तो दोनों ही तो फाइनाइट लेंथ के बन गए ना.
तो दोनों अगर फाइनाइट लेंथ के बन गए तो फाइनाइट लेंथ के बीच में वो जो इक्वेशन होता था ना F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d, उसको अप्लाई एक्चुअली नहीं करना चाहिए. Conceptually that equation is not applicable, but just because this is a question of PYQ and they had given the result accordingly, mu naught I1 I2 by 2 pi d, इसीलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है इस क्वेश्चन को. तो आप लोग भी इसको अप्लाई कर दो, बट ध्यान में रखना कि mu naught I1 I2 by 2 pi d is applicable only if at least one wire is of infinite length. ठीक है, चलो. तो F इक्वल्स टू क्या होता है, mu naught I1 I2 by 2 pi d into what, L. सो म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. I1 का वैल्यू है कितना, 30. I2 का वैल्यू है 40 बाई 2 पाई. D का वैल्यू देखो, दोनों के बीच का गैपिंग 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 इंटू लेंथ कितना है, अच्छा नहीं, गैपिंग कितना दिया हुआ है, सेपरेटेड बाई 2 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाई 2 सेंटीमीटर, तो 0.02 इंटू लेंथ कितना दिया, 10. तो 10 करने का मतलब हो गया 0.10. सो जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन द डायग्राम I1 I2 आर स्ट्रेंथ ऑफ करंट्स इन द लूप. ये देखो I1 यहाँ पर है करंट और I2 यहाँ पर है. ठीक है, लूप एंड कंडक्टर. ठीक है, OA एंड OB, अच्छा OA ये है एंड AB ये है, दोनों ही डिस्टेंस R है. द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O इज 0. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर 0 है तो इस पॉइंट पर किसका किसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, एक I1 के वजह से, ये जो सर्कुलर लूप है उसके वजह से इनवर्ड, और ये जो ये स्ट्रेट कंडक्टिंग इनफाइनाइट वायर है इसके वजह से किधर आ रहा है, आउटवर्ड, है ना. तो एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, हो सकता है दोनों इक्वल है इसलिए 0 है. चलो, तो सर्कल के वजह से कितना, तो सर्कल की वजह से कितना लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट I1 बाई 2R, म्यू नॉट I1 बाई 2R. ठीक है, उसी पॉइंट पर अब ये जो इनफाइनाइट वायर है इसके वजह से कितना, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R R मिला करके 2R. तो यानी कि इसका हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R होता है ना, वो R की जगह पर यहाँ पर कितना रख देंगे, 2R. समझ आ रहा है. देन द रेशियो ऑफ द करंट, तो अब यहाँ पर से देखो म्यू नॉट खत्म हो गया, एक टू भी खत्म हो गया, तो यानी और एक R और R भी खत्म होगा. यहाँ पर क्या बच गया, I1 इक्वल्स टू I2 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या बच गया देखो, 2 पाई. सो I1 बाई I2 कितना हो गया, 1 बाई 2 पाई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12. A current of 2 ampere is made to flow through a coil which has only one turn. The magnetic field produced at the center is this. The radius of the coil is. अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है. करंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ एक टर्न है. अब मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है सेंटर पे, मुझसे सेंटर पे उसका रेडियस पूछा क्या है. तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2R, वी ऑल नो इट. ठीक है, बी का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू म्यू नॉट का वैल्यू हम सबको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. आई देखो, आई भी दिया हुआ है 2 डिवाइड बाई 2 इंटू इसका आर पूछ रहा है. क्यों नहीं तुम लोग सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली तुम लोग सबको ये सॉल्व करना ही चाहिए. चलो खुद से सॉल्व कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे. टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस एंड मासेस, चार्ज का रेशियो दिया हुआ है यानी Q1 बाई Q2 ये दिया हुआ है 2/3 और M1 बाई M2 ये दिया हुआ है 1/4. ठीक है, इफ दे एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी, if they enter in a uniform magnetic field with the same velocity, then the ratio of their respective time period of revolution. ठीक है, then the, ये वर्ड को काट दो, with the same velocity then the ratio of their respective time periods of the revolution is. okay, तो टाइम पीरियड क्या होता है बताओ, टाइम पीरियड 2 पाई m बाई QB. टाइम पीरियड को हमें वेलोसिटी से कोई लेना देना है ही नहीं, तो अगर हम लोग T1 बाई T2 करेंगे तो 2 पाई का कोई सेंस नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है, यानी T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M बाई Q हुआ ना. तो मुझे बताओ कि T1 बाई T2 अगर मुझे करना है तो कैन वी राइट M1 बाई M2 इंटू Q2 बाई Q1.
होप सो सबके सब समझ में आ रहा है सबको। देखो m1/m2 कितना हो जाएगा 1/4, q2/q1 उल्टा करके देख लो तो 3/2, तो यानी आंसर क्या बन जाएगा 3:8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं। अ प्रोटॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर शॉट इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड। ठीक है, मतलब वो सर्कुलर पाथ बनेगा, रेडियस होगा उसका, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो इसमें सेम काइनेटिक एनर्जी से उसने थ्रो किया। तो रेडियस का जो इक्वेशन था r इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, इसको यूज मत करो। एम वी को हम लोग लिखते थे p बाई क्यू बी, इसको भी यूज मत करो। p को हम लोग लिखते थे √2m/e/क्यू बी, इसको यूज करो, क्योंकि इसी में है जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सेम काइनेटिक एनर्जी से, तो यूज दिस वन पर्टिकुलरली। ओके, तो अब बताओ मुझे कि अगर दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया है, देन आवर इक्वेशन इज r इक्वल्स टू √2m/e/क्यूबी ना। तो r1/r2 ये तो हमें करना है, तो r1/r2 इक्वल्स टू, चलिए पहले ये रूट वाले का रेशियो ले लेते हैं। √2, एक है प्रोटॉन एक है हीलियम, तो m के जगह पर m रख दो, e के जगह e रख दो, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं अब हीलियम के लिए, तो 2 के जगह 2, m के जगह पर उसका हो जाएगा 4m, और काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही है। ठीक है, इनटू, अब देखो ये अब ये q वाले के लिए लिख रहे हैं, तो ये q उल्टे में पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा q2/q1। तो q2/q1 में यहाँ ऊपर में अल्फा का लिखेंगे तो ये आएगा 2e, और प्रोटॉन का आता है e, और फिर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है। नहीं समझ में आया ना, मैं एक बार और भी समझाता हूँ। ये देखो, ये जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के मास को m लिखते हैं और चार्ज को e लिखते हैं, और ये जो अल्फा पार्टिकल है उसके मास को हम 4m लिखते हैं और चार्ज को 2e लिखते हैं। क्या आप लोग ये याद रखेंगे? तो इसको अगर आपने को याद है, अगर आप याद रख सकते हो तभी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि कंपैरिजन यानी जब भी रेशियो लेने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये एम एम ई ई ऐसे वाले क्वेश्चंस में तुम ये सबको डील कर सकते हो कैंसिल आउट करके। तो अब यहाँ पर देखो तो कैंसिल करके ई ई खत्म, एम एम खत्म, टू टू खत्म, यहाँ पर क्या बच गया 4 4, वो भी रूट में, यानी ये बचेगा 1/2 इंटू ये खत्म, तो इतना इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर इज व्हाट 1। तो देखो 1:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 15 पे, अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी वो लूप बन गया तो मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देंगे तो बताओ उस पर टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, एम बी साइन थीटा, फोर्स भी लग सकता है। ओके, तो एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशंस। इन ऑल ओरिएंटेशंस तो गलत हो गया ना, क्योंकि दो ऐसा ओरिएंटेशन होता है जब टॉर्क नहीं लगता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन दो ओरिएंटेशन पर टॉर्क नहीं लगता, तो ये तो तब ये गलत हो जाएगा। तो कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, वन क्यों टू होगा, इन टू ओरिएंटेशन ये ठीक चल रहा है, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल, नहीं वो भी नहीं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल, सो ये हो जाएगा तब कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, वन स्टेबल व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल, सो दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, चलो ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे करके, कि जैसा हम लोग डायपोल के लिए हम लोग बात करते थे ना, तो डायपोल में जैसे ये होता था डायपोल मोमेंट और ये वाला, तो ये वाला दो पोजीशन को हम लोग कहते थे इक्विलिब्रियम पोजीशंस, तो वहीं से यहाँ पर भी लिंक्ड है, बस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की जगह पर मैग्नेटिक मोमेंट। डन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, तो रेस्ट से अगर रिलीज करेंगे तो उस पर कभी भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इट स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, तो मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड दे ही नहीं सकता, तो ये कहाँ से आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो ए नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए नॉट इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास, तो यानी क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, और ये जो है ये प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज है और वेस्ट के तरफ गया है, तो अगर एक प्रोटॉन है और ये वेस्ट के तरफ गया है तो मतलब पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर उधर ही फोर्स लगता है जिधर उसका एक्सेलरेशन हो। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स वेस्ट, ये हमें समझ में आ चुका है, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेस्ट में है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, हेंस ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो एम
ए नॉट बाई क्यू, एम ए नॉट बाई क्यू, तो ई इक्वल्स टू हो गया एम ए नॉट बाई क्यू। ठीक है, तो टुवर्ड्स वेस्ट पहले देख लो, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, जब चार्ज पार्टिकल को हमने नॉर्थ में प्रोजेक्ट किया विथ अ स्पीड v नॉट, इट मूव्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। तो 3a नॉट का इसमें एक्सेलरेशन आ गया, तो इसमें अगर 3a नॉट का एक्सेलरेशन आया है, समझना इसको, तो इस 3a नॉट में से a नॉट वाला जो एक्सेलरेशन है, a नॉट का एक्सेलरेशन, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से आया, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा 2a नॉट का एक्सेलरेशन इसमें कैसे आया, तो मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को अगर डील करें, मैग्नेटिक फोर्स को अगर डील करें, तो ये 3a नॉट नहीं, तब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस पर कितना का एक्सेलरेशन आ गया, 2a नॉट। नहीं बात समझे, तो टोटल एक्सेलरेशन अगर 3a नॉट है, उसमें से a नॉट एक्सेलरेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो रिमेनिंग 2a नॉट एक्सेलरेशन किसके वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और वो एक्सेलरेशन भी किधर आ गया, वेस्ट में। तो अगर वो एक्सेलरेशन भी वेस्ट में है, तो अब मुझे बताओ कि तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम लोग देखें तो v क्रॉस b बनना चाहिए, तो v क्रॉस b, ये देखो v क्रॉस b, तो ये v को हम लोग किधर की तरफ कर्ल कर रहे हैं, अंदर की तरफ, इसका मतलब पक्का है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। ठीक है, चलो, तो अब ये जो एक्सेलरेशन है यानी 2a नॉट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, क्यू वी बी, यानी फोर्स बाय मास ना, क्यू वी बी, तो क्यू की जगह पर लिखो E, v की जगह लिखो v नॉट, b की जगह पर लिखो b बाय व्हाट, m। क्लियर हुआ, तो यहां से b को निकाल दो, तो हेंस b इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 2m a नॉट बाय व्हाट, e v नॉट। तो ये किधर के तरफ गया, तो ये इनवर्ड गया है, इनवर्ड। तो यहाँ पर अप और डाउन वाले वर्ड को ये यूज कर रहा है, तो डाउन वर्ड इक्विवेलेंट टू इनवर्ड, तो यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Paramagnetic sample shows a net magnetization of 0.8 when placed in a external magnetic field of strength 0.8 Tesla at a temperature of 5 Kelvin। अच्छा, एक पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक सैंपल जो होता है वो क्यूरी लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है, क्यूरी लॉ को। तो क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग वो जो साई, वो होता है ना ससेप्टिबिलिटी, काई, काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली काई घटेगा, यानी उसका मैग्नेटाइजिंग कैपेसिटी घटेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा आई इज इक्वल्स टू, हम लोगों को पता है कि काई इंटू एच होता है, पता है ना ये चीज। ठीक है, तो काई इंटू एच, और काई की जगह पर है 1/t, और एच भी होता है बी बाई म्यू नॉट, एच बी जो होता है एच इक्वल्स टू होता है बी बाई म्यू नॉट। तो यानी कि अगर मैं ये वाला इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन के हेल्प से लिखूं, हेंस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो काई के जगह पर लिख सकता हूँ 1/t, और एच के जगह पर लिख सकता हूँ बी बाई म्यू नॉट, यानी बी बाई टी, ऐसा बना सकता हूँ या नहीं, बोलो तुम लोग सोच करके बताओ। काई जो है वो 1/t, काई की जगह पर 1/t आ गया, एच की जगह पर बी बाई म्यू नॉट लिखूंगा, तो बी बाई म्यू नॉट जो लिखूंगा तो बी ऊपर रहेगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये बन गया इसका इक्वेशन। ओके, तो हेंस हेंस I1 बाई I2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इंटू T2 बाई T1, B1 बाई B2 इंटू T2 बाई T1। अब देखो B1 कितना दिया हुआ है, B1 दिया हुआ है 0.8 टेस्ला, चलो यहाँ पे लिख देते 0.8 बाई B2 कितना दिया हुआ है, देखो B2 0.4 इंटू T2 कितना दिया हुआ है 20 बाई T1 कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, तो I1 कितना था 0.8, चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, I1 के जगह पर है 0.8 बाई I2 इक्वल्स टू है 8, हेंस I2 इक्वल्स टू कितना हो गया 0.8 बाई 8, सो ये हो गया 0.1, 0.1। Obviously the unit is ampere per meter, 0.1 ampere per meter, this one। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। A wire of length L carrying a current I is bent in the form of a circle। इसको पूरा पूरा सर्कल में ही हमने कन्वर्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट H।
तो वायर का जो लेंथ है वो है एल है, ठीक है। उसको हमने पूरा सर्कल में अगर बना दिया, ये बन गया सर्कल, इसका रेडियस को आर मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो बताओ एल इज इक्वल्स टू 2πr, हेंस आर इज इक्वल्स टू क्या बन गया, एल बाई 2π। समझ आ रहा है? हेंस आर इज इक्वल्स टू क्या बन गया, एल बाई 2π। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट, हेंस मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक ही टर्न बाय उसको कन्वर्ट किया। तो यानी आई की जगह पर तो आई ही लिख दो, इंटू ए की जगह पर लिख दो पाई आर स्क्वायर। तो आई इंटू पाई इंटू आर की जगह पर हो जाएगा एल बाई 2π, यानी एल स्क्वायर बाई 4π स्क्वायर। तो यानी इससे आंसर आ गया एल स्क्वायर आई बाई 4π, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी m एंड एंगुलर मोमेंटम यानी l, m और l का रेशियो q बाई 2m, ठीक है। चाहे वो कहीं पर भी अगर पूछ ले, जब एक चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में यानी बोर्स ऑर्बिट में, तो हमेशा यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज का वैल्यू कितना है, e बाई 2m हो गया, e बाई 2m, e बाई 2m, ओके। इसी रेशियो को हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी कहते हैं, ये भी सिखाया था कल के ही वीडियो में, है ना। ये अपने रिवीजन वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, ये नहीं कि इसको टाइम नहीं मिला, ये वो ना तेरा, इट इज द मस्ट वॉच वीडियो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है हमें। द पार्टिकल इज मूविंग एंड, अच्छा अगर उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग गया है तो वो बिना मूविंग चार्ज के हो ही नहीं सकता। तो द पार्टिकल इज मूविंग, ये तो होना ही चाहिए, द पार्टिकल इज मूविंग, द पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज स्टेशनरी, काट दे इसको, ये नहीं पॉसिबल है, द पार्टिकल इज स्टेशनरी नहीं हो सकता। तो मतलब 3 और 4 तो हो ही नहीं सकता। एंड क्या बोल रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल, अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाता है तो फिर फोर्स नहीं लगता, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 21 को देखते हैं। टू थिन लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d कैरिंग करंट I1 I2 in the same direction, they exert a force F on each other, okay, now the current in one of them is increased to 2 times। तो पहले ये ऐसे समझ लो, F इज इक्वल्स टू क्या बोल दिया उसने, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इंटू वॉट L, यही होता है, ओके। नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, तो F डैश जो हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट इंटू 2I1 लिख देते हैं, क्योंकि किसी एक में उसने करंट को डबल किया 2 टाइम्स, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स्ड। डायरेक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो इसका मतलब पहले अगर वो अट्रैक्टिंग था तो बाद में वो रिपल्सिंग नेचर का बन जाएगा। जैसे पहले अगर ये I1 I2, ये है I1, ये है I2, I1 I2, बाद में अगर किसी एक के डायरेक्शन को उसने रिवर्स कर दिया तो पक्का है कि फोर्स का नेचर पलटेगा, ठीक है। एंड डायरेक्शन इज रिवर्स, द डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज टू 3d, तो यानी तब ऐसे में 2 पाई इंटू हो गया 3d, तो एफ डैश का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2/3 टाइम्स, सॉरी 2/3 टाइम्स एफ, यानी 2f/3। तो 2f/3 लेकिन ऑपोजिट हो गया ना, तो -2f/3, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। पहले अगर ये अट्रैक्टिंग था तो अब ये रिपेलिंग नेचर का बनेगा, इसीलिए जो आंसर है इसमें देखो प्लस भी है और माइनस भी है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली बात होती तो माइनस ये ऑप्शन में देता ही नहीं, लेकिन अगर ये माइनस दे रहा है तो इसका मतलब हमें डायरेक्शन को लेना है। तो पहले अगर फोर्स F था तो अब जो है उसके ऑपोजिट में, यानी माइनस जाएगा, तो -2f/3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। A circular coil of radius 10 and 100 turns carries a current 1 ampere. What is the magnetic moment of the coil? अब मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ी तुम लोग मल्टीप्लाई कर पाओगे। देखो ना, अब नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 100, कैसे ऐसे ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एन आई की जगह पर देखो ना 1 दिया हुआ है 1, और एरिया सर रेडियस दिया हुआ है, इतना तो हम लोग कर ही नहीं सकते, है ना। तो एरिया की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर।
आर की जगह पर 100 है, खून पी जाऊंगा अगर नहीं करोगे, ठीक है। सब सबके सब कर, डन है। तो 100 इंटू पाई की जगह पर 3.14 रख देना, 3.14, रेडियस की जगह पर 10 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 23, magnetic induction produced at the center of a circular loop carrying current is B. Magnetic moment of the loop is, इजी इजी क्वेश्चंस करवा रहे हो तुम लोग मुझसे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो B है, तो B की जगह पर कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई बाई 2r। सेंटर पर ही तो यही होता है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यही होता है, एट द सेंटर, ठीक। फिर कह रहे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप जो होता है वो क्या होता है, एन आई ए। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स का कोई बात ही नहीं किया है, तो आई इंटू ए की जगह पर कितना लिखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आई है, आई का वैल्यू यहाँ पर से लिख लो, आई के जगह पर वो वैल्यू वहां से उठा लो। तो आई की जगह पर क्या लिखोगे, तो देखो 2 आर बी डिवाइड बाय क्या, म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये म्यू नॉट तो रखा है इसने ऑप्शन में, तो 2 है 2 पाई बी आर क्यूब बाई म्यू नॉट, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24, a susceptibility of a certain magnetic material is 400, what is the class of magnetic material। मैं मर जाऊंगा रे, ये सब क्वेश्चन अगर तुम लोगों से गलत होगा ना, सच में कहता हूं मैं सुसाइड करूंगा। ससेप्टिबिलिटी 400 है, इट इज मच ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, तो एस काई जो है इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर काई लेस देन 0 हुआ तो ये डाई होगा, अगर काई जो है वो मोर देन 0 हुआ तो ये पैरा होगा, और काई जो है वो मोर देन 0 होगा तो ये फेरो होगा, ठीक है। तो ये जो मोर देन 0 है और मोर देन 0 है, मोर देन 0 मतलब क्या, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, 0.5 0.6 1.1 1.2 ऐसा वाला नंबर। लेकिन यहाँ पर जो नंबर उसने बोला है वो है 400, इट इज मच ग्रेटर देन 0, तो इसीलिए इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। A proton of mass m and charge q is moving in a plane with kinetic energy E. If there exists a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of motion, the proton will move in a circular path of radius, बाप रे बाप, डायरेक्टली डायरेक्टली कौन सा वाला होगा रे, तो R इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी, नहीं ये वाला नहीं, काइनेटिक एनर्जी वाला, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, नीचे क्यू बी एज इट इज रहेगा, एम वी की जगह पी की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 m e, तो देखो स्क्वायर रूट 2 m e, ओ ये वाला गलत हो गया, सॉरी, ये वाला स्क्वायर रूट 2 m e बाई क्यू बी, डन 25 का। चलिए अब 26 को देखते हैं। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट carrying circular loop of radius 3 centimeter at a point on the axis at a distance of 4 centimeter from the center is this। तो अब देखो एक कॉइल है, इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 54 इंटू 10⁻⁶। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है। इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और इसमें जो करंट है वो भी दिया हुआ है, नहीं करंट नहीं दिया है, करंट को आई मान लो, ठीक है, करंट आई मान लो, ठीक। तो इस B के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर व्हाट 3/2, ये होता है ना। तो इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 54 इंटू 10⁻⁶, और हमसे जो वैल्यू वो पूछ रहा है ना वो है सेंटर पे, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम लोग लिखते हैं बी नॉट। तो सेंटर पर जो बी नॉट होता है, दैट बी नॉट इज इक्वल टू है म्यू नॉट आई बाई 2r, दिस इज व्हाट द वैल्यू एट सेंटर इज। तो अगर हम लोग मान लो इन दोनों का रेशियो ले लें, बी और बी नॉट का, है ना, तो बी और बी नॉट का अगर हम लोग रेशियो ले लें तो काफी चीजें क्लियर होगी, ठीक। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उस जगह पे छोड़ूंगा जहां से कि तुम लोग सॉल्व कर पाओ। तो बी नॉट
बाई बी लिख देता हूँ, बी नॉट बाई बी। तो बी नॉट की जगह पर आ गया म्यू नॉट आई बाई 2r डिवाइड बाई ये वाला जो वैल्यू है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। तब देखो म्यू नॉट आई खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर बन जाएगा, ये सारी चीज़ों को यहाँ से नीचे से हटाओ, जरा यहाँ पर देखते हैं भाई। तो बी नॉट बाई बी की जगह पर दिया हुआ था 54, 54 इंटू 10⁻⁻6 वो यहाँ पर रख दिया है। अब देखो वहाँ पर ऊपर में क्या बच रहा है, ये बन गया, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म ऊपर जाएगा। सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाई ये बनेगा आर क्यूब। ठीक है, ये क्या बन गया, आर क्यूब। अब देखो तो क्या क्या सब दिया हुआ है, क्या आर और एक्स दोनों दिया हुआ है। तो आर दिया हुआ है 3 और एक्स दिया हुआ है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बी नॉट बाई 54 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर में ही छोड़ दो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा शायद, हाँ नहीं पड़ेगा। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी हो गया 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर पे पावर 3/2 यानी बन गया ये 5 क्यूब। और नीचे हो गया रेडियस में 3 ना, तो 3 क्यूब, 3 क्यूब। आगे तो हम लोग बी नॉट अब निकाल ही सकते हैं, निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, आर एक्स और आर सबका बस वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा है और सॉल्व किया, तुम लोग भी अब सॉल्व कर सकते हो। नाउ नथिंग इज देयर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स in different configurations. Each magnet has a magnetic dipole moment m. Which configuration has the highest net magnetic dipole moment? ये देखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा √2m। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इसका इधर, तो इसका तो रिजल्टेंट हो गया 0 क्योंकि अपोजिट में आ गया। यहाँ पर जो है ये देखो, ये दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो रिजल्टेंट जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो है ये m है, ये m है, एंगल है 60 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा तो ये इसमें होगा 30 डिग्री वाले में, है ना। जितना एंगल हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतना ही रिजल्टेंट छोटा होता जाएगा, तो सबसे कम एंगल जो है वो इसी में है, तो इसीलिए दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, दो वेक्टर्स का एडिशन। नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस इक्वल टू 2 पाई आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। 3 एम्पियर 4 एम्पियर आर द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू कॉइल्स। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अगेन दो कॉइल है ना, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, अब तुम लोग करोगे। ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, तो कॉइल 1 का, ये जो कॉइल 1 है इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, कॉइल 2 का मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों का हम लोग क्या करेंगे बताओ, रिजल्टेंट कैसे करोगे। अगर इसको मैंने B1 नाम दिया, इसको मैंने B2 नाम दिया, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब बस ये है कि B1 कितना, तो B1 के लिए क्या, तो एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर, तो मैं यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ तुम लोगों को। B1 इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाओगे म्यू नॉट आई बाई 2r, तो I1 R1 ऐसे करके म्यू नॉट I1 बाई 2r1। अब देखो I1 के जगह पर कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर। ठीक है, तो म्यू नॉट के जगह पर रखेंगे हम लोग कितना, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, बिना किए नहीं होगा, है ना। I1 के जगह पर रखेंगे 3/2 इंटू R1 के जगह पर देखो रेडियस है 2 पाई, 2 पाई, तो आपको करना तो पड़ेगा ही। तो ये देखो 4 पाई, ये 4 पाई, तो यानी यहाँ पर कितना आ गया 3 इंटू 10⁻⁻7। सिमिलरली B2 भी निकालना पड़ेगा, सिमिलरली B2, तो B2 कैसे निकालोगे, तो B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 बाई 2R2। म्यू नॉट फिर से वहीं से ही रखोगे, I2 का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर, और R2 का वैल्यू देखो फिर से वही 2 पाई, समझा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7। अब B1 मालूम है, B2 मालूम है, B तुमको लिखना है। ठीक है, अब इन चारों में से कौन सा वाला आंसर आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻7, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷। ओह, यहाँ पे मैंने एक गलती किया, यहाँ पे 2 पाई सेंटीमीटर है, यहाँ 2 पाई सेंटीमीटर है R1 में, यहाँ पर 2 पाई सेंटीमीटर है, यानी 10⁻² आएगा, तो हियर विल बी 10⁻5, तो हियर ऑल्सो 10⁻5, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो 5 इंटू 10⁻5 आएगा। हाँ, छोटा छोटा सब यूनिट से देख रहे हो ना, तुम लोग भी ध्यान रखेंगे।
तुम लोग भी ये सब ध्यान रखना, ये यूनिट का। चलो तो ये पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। टू पैरेलल बीम ऑफ पॉजिट्रॉन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनेगा। चलो एक काम करो ना तुम लोग, इस पर मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सर्च करो। क्वेश्चन नंबर 29 को तुम लोग सर्च करो, ठीक है, और फिर तब 29 पर हम लोग बात करेंगे। चलो तो सर्च क्या करना है कि एक बार पॉजिट्रॉन लिख करके सर्च करना, ठीक है, और दूसरी बार प्रोटॉन लिख करके सर्च करना, सेम, बाकी सब कुछ सेम। टू पैरेलल बीम्स ऑफ प्रोटॉन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल, और फिर एक बार में ये तो पॉजिट्रॉन है ही, तो पॉजिट्रॉन वाले लिख करके जब तुम लोग सर्च करोगे ना, तो उसमें आंसर जो तुम्हें मोस्ट ऑफ द साइट्स देगा, मैं कह रहा हूँ 90% ऑफ द साइट्स दे विल गिव यू द आंसर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और जब तुम वहीं पर प्रोटॉन डाल करके अगर सर्च करोगे, देन 90% ऑफ द साइट्स विल गिव यू द आंसर रिपेल विथ ईच अदर, ठीक है। अब क्या किया जाए, हम लोग क्या करें, जबकि पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्जेस बराबर होते हैं, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्जेस बराबर होते हैं, तो चार्ज वाइज देयर आर नो डिफरेंस। मास का डिफरेंस है, मास का डिफरेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फोर्स का, तो फोर्स के लिए हमें मास की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या लिखते हैं हम लोग, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी। समझ में बात आ रहा है, तो I1 I2 का जरूरत है, उसके लिए भी चार्ज चाहिए होता है, मास का कहीं कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर दो पार्टिकल के लिए दो अलग अलग आंसर क्यों, तो ये बड़ा ही डिबेटेबल क्वेश्चन बन जाता है। चलो मैं फिलहाल के लिए तो एक आंसर मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमारा आंसर होना चाहिए बोथ विल रिपेल ईच अदर, ठीक है, रिपेल ईच अदर। क्यों ऐसा, तो देखो चाहे पॉजिट्रॉन लिखूं चाहे प्रोटॉन लिखूं, यहां पर अगर ये प्लस प्लस ऐसे करके है, ये एक बीम है, ये अगर मान लो ऊपर जा रहा है, फिर ये भी, ये देखो ये प्लस प्लस प्लस, ये भी एक बीम ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब है कि करंट यहाँ पर भी ऊपर है, करंट यहाँ भी ऊपर है, जिधर पॉजिटिव चार्जेस जाएगा उधर ही करंट बनेगा। समझ में आ गया। अब इस करंट के वजह से दोनों जो पैरेलल करंट्स है, सो डेफिनेटली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्शन जो होगा ये मैग्नेटिक फोर्स का अट्रैक्शन है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स का अट्रैक्शन है। लेकिन ये तो चार्ज्ड बीम है ना, चार्ज्ड बीम, तो बीम जो चार्ज्ड है तो ये प्लस और प्लस दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली दे विल रिपेल ईच अदर, तो यानी कि Fe जो होगा वो ऐसा लगेगा दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल और मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट। अब यहाँ पर बात करना पड़ेगा हमें कि नेट क्या होगा, नेट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात कर रहा है वो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स पूछ ही नहीं रहा, बीम ऑफ पॉजिट्रॉन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल, तो यहाँ नेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो नेट में अगर हम लोग देखें तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स वो जो है मैग्नेटिक फोर्स को डोमिनेट करता है इन जनरल केसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट मैग्नेटिक फोर्स, तो जब ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा इन दोनों में, तो नेट इफेक्ट कौन सा वाला जनरेट करेगा, रिपेलिंग वाला, इसीलिए हम लोग ऑप्शन बी पे जा रहे हैं, ठीक है। होप सो तुम्हें ये सारा कंसर्न समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पर क्या बोला है तुम्हें, तो एक बार डेफिनेटली जाकर के इसको चेक करो अपने अकॉर्डिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। A proton beam enters a magnetic field of this. If the specific charge of proton is this, then the radius of the circle. Okay, R का फॉर्मूला क्या होता है, mv by qv। उसने जो स्पेसिफिक चार्ज बोला है, तो स्पेसिफिक चार्ज हम लोग बोलते हैं q by m को, चार्ज बाय मास, तो q by m का जो वैल्यू है ना, इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज ये दिया हुआ है 10⁻11, इसका वैल्यू है 10⁻11, ठीक है। हमसे जो वो पूछ रहा है वो पूछ रहा है रेडियस, तो रेडियस के लिए अब देखो v ये q by m है, यहाँ पर हमें m by q को यूज करना है, m by q तो उसको उल्टा कर दो 10⁻11 इंटू v की जगह पर क्या रखोगे, देखो तो v 10⁻9, तो 10⁻9 बाय, अब सिर्फ यहाँ b बचा है, तो b की जगह पर क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, प्रोटॉन इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻4, 10⁻4, जस्ट सॉल्व इट, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज अ रिंग ऑफ रेडियस r, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा रोटेटिंग विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रिंग एट इट्स ओन सेंटर विल बी। अब देखो ये जो रिंग है
ये रिंग है, अगर इसको हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दें तो इट इज जस्ट लाइक एक चार्ज है जिसको हम लोगों ने इस तरीके से सर्कल में घुमा रखा है। एक चार्ज को अगर हमने सर्कल में घुमा दिया तो ये जो इफेक्ट क्रिएट करेगा वही सेम इफेक्ट यहाँ भी है। तो हमें वो चार्ज के केस में जो ये करंट बनता है वो करंट का हमें पता है, Q/T। याद है या नहीं है? Q/T। तो Q/T, Q की जगह पर तो Q ही रखो और T की जगह पर इसका जो टाइम पीरियड है वो 2π/ω हो जाएगा। तो बेसिकली ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो करंट हो जाएगा Q⍵/2π। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई करना है, बस तुम्हें Q लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा। तो अगर एक यूनिट लेंथ, ये पूरे में चार्ज ये फैला हुआ है, ये समझना है इसको। तो यहाँ पर तब Q के वैल्यू क्या लिखोगे, तो एक यूनिट लेंथ में लैम्डा है तो पूरा में कितना, तो लैम्डा इंटू 2πr। बात समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ पर ये चार्ज का वैल्यू हो गया लैम्डा इंटू 2πr। अब इसको वहां पर रख देंगे चार्ज की जगह पर तो करंट निकल जाएगा। लेकिन उसने करंट नहीं पूछा, उसने पूछा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर में B का वैल्यू होता है μ0I/2r, जो सर्कल का सेंटर पे बनता है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो μ0/2r तो ठीक ही है, अब करंट की जगह पर लिखना है तो I की जगह पर ये लिखो Q⍵/2π, लेकिन Q की जगह पर क्या रिप्लेस करोगे, तो ये वाला वैल्यू। तो Q की जगह पर इसको रख दो, तो लैम्डा इंटू 2πr इंटू ω/2π। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा वो मैच कर लो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये शायद आएगा। देखो तो μ0 लैम्डा ω/2, मुझे तो ये लग रहा है, देख लेना तुम लोग। चलो 32 पे चलते हैं। A proton is projected with a speed of this horizontally from east to west। ठीक है, ये रहा ईस्ट, ये रहा सॉरी यहाँ पर है ईस्ट, यहाँ पर है वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसको प्रोजेक्ट कर दिया। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस एग्जिस्ट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन, तो दोनों के बीच में ये वेलोसिटी है और वो है मैग्नेटिक फील्ड, तो पक्का है कि एंगल बन गया 90 डिग्री, यानी कि जो फोर्स होगा वो हो जाएगा QVB। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाता है QVB/मास, क्योंकि एंगल 90 है। तो Q की जगह पर तुम लोग क्या यूज करोगे, प्रोटॉन का बात कर रहे हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी देखो कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁶। मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ बाय मास कितना होगा, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, कुछ इतना ही होता है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तो तुम लोग तो काटने वाटने जानते ही होगे, 1.6 1.67 काट दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 जा 6 अप्रोक्सीमेटली लिखना पड़ेगा, 6 इंटू यहाँ पर आ गया -19 है, ये -27 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +8 +6 14 14 - 3 11 10⁻11 6 इंटू 10⁻11 एंड ऑलमोस्ट ये वाला डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द सर्कुलर लूप हैविंग करंट I विथ सेंट्रल पॉइंट O, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल पॉइंट H। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें एक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। बाकी स्ट्रेट सेक्शन का तो मैग्नेटिक फील्ड होना ही नहीं है, तो स्ट्रेट सेक्शन का क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका एक्सटेंडेड पॉइंट है। तो ये ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इसमें ये देखो, ये कर्ल करो इनवर्ड, और इसका भी किधर होगा इनवर्ड, तो इनवर्ड यानी इनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड से बोला है तो ये वाला नहीं होगा, आंसर ये नहीं हो सकता है। बाकी तीनों में उसने डाउनवर्ड ही बोला है। चलो कोई बात नहीं, बैड लक है। तो इसके वजह से कितना लिख सकते हैं, तो μ0 I/4πr इंटू थीटा की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग यहाँ पर 3π/2। ठीक है, इसका इनवर्ट गया, इसका भी इनवर्ट ही है, सो प्लस कर दो μ0 I/4π, इसका r की जगह पर हो गया 2r इंटू इसका थीटा की जगह पर हो जाएगा π/2। देख लो ऐड करके जो भी आ जाए। ठीक है ना, फॉर्मूला सबको बस मालूम रखना, B इक्वल्स टू वो जो आर्क वाला होता है μ0 I बाई क्या
म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू थीटा। प्लीज ये सब फॉर्मूलाज को भूलने का जरूरत नहीं है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में से एक है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 कोर ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हिच हैज। तो देखो, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो हम हमेशा ही क्या चाहते हैं, हमेशा ही हम लोग क्या चाहते हैं कि उसका जो म्यू आर वैल्यू हो, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी वैल्यू हो, वो बहुत हाई हो, उसमें हाई मैग्नेटाइजेशन हो। ठीक है, तो म्यू आर तो ज्यादा होना ही पड़ेगा। हाई परमिएबिलिटी ये हो सकता है, हाई परमिएबिलिटी ये हो सकता है। ठीक है, एंड लो रिटेंटिविटी, लो रिटेंटिविटी ये वाला नहीं, लो रिटेंटिविटी ये हो जाएगा। क्यों क्यों लो रिटेंटिविटी? क्योंकि हम जैसे ही चाहते हैं कि अब उसको डीमैग्नेटाइज करें तो वो फटाक से डीमैग्नेटाइज भी होना चाहिए, है ना। हाँ, अगर यहीं पे परमानेंट मैग्नेट अगर तुम बनाना चाहोगे तो फिर हम लोग इसमें हाई परमिएबिलिटी एंड हाई रिटेंटिविटी पे जाएंगे। तो हाई रिटेंटिविटी इज रिक्वायर्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट एंड लो रिटेंटिविटी इज रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 किसके किसके बीच में दिया हुआ आई एंड एच, किस तरह का सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक के लिए ये, ठीक है, आई वर्सेस एच, ये लीनियर नहीं होता है, सबको एक क्लास में करवाया हुआ है। 36 पे जाओ। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज दिस एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ इज दिस। मैग्नेटिक मोमेंट, अगर लेंथ है, लेंथ दिया हुआ है 31.4, ठीक है, और इसका पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है m दिया हुआ है 0.8। मैग्नेटिक मोमेंट इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ से m निकाल दो मैग्नेटिक मोमेंट को, वो हो जाता है ml। ठीक है, जब हम लोग इसको सेमी सर्कल में बेंड कर देंगे, व्हेन इट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल, अगर उस वक्त देखेंगे तो m डैश की जगह पर कितना बन जाएगा? 2m/π। तो 2/π इंटू m की जगह पर क्या लिखोगे? ml। तो ml, समझ में बात आ गया ना? ये m का पुराना वाला वैल्यू। तो 2/π इंटू m के जगह पर कितना है? 0.8 इंटू l के जगह पर क्या है? 31.4। तो ये पाई के भी जगह पर तुम जो है ना 3.14 रख दो, 3.14। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 0.16 जैसा लग रहा है मुझे। 3.14, 31.4, 10 टाइम्स जाएगा, 10 और ये खत्म, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई एक यूनिट को देखो तो लेंथ में कितना है? ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है तो यानी यहाँ 10⁻² जाएगा, तो ये 0.16 आएगा। यस, ठीक है, चलो 37 a magnetic wire of dipole moment is this is bent in the form of a semicircle, the new magnetic moment is। प्लीज आप इसको कर सकते हैं। मैग्नेटिक वायर है, एक मैग्नेटिक वायर ऑफ डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ये है 4π, और हमसे इसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है जब हम लोग इसको सेमी सर्कल में बेंड कर दिए। तो सेमी सर्कल में बेंड करने के बाद इसका हो जाता है 2m/π, है ना। प्लीज ये कई एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है। ये सब जो क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस ये 4 या 5 जगह पर ऐसे अलग अलग एग्जाम्स में ये रिपीट हुए हैं, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर करवाया कि किस किस टाइप से ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो 2m/π यानी 2/π इंटू m की जगह पर हो गया 4π, यानी आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलो। एन आयरन रॉड ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी है 1000, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। म्यू आर हो गया 1000, पक्का है कि ये फेरोमैग्नेटिक है। साई होता है म्यू आर -1, म्यू आर -1, सो साई का वैल्यू ऑलमोस्ट ये भी कितना रह गया? 1000। म्यू आर -1 भी करेंगे तो 999 बनेगा, क्या ही डिफरेंस आया। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो दिया हुआ है 10⁻⁴ मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट में ही है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अच्छा, सोलेनॉइड के अंदर में रखा हुआ है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वो आयरन रॉड है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन कितना बनेगा? तो म्यू नॉट म्यू आर एन आई। ठीक है, देखते हैं। is passed through the solenoid. If a current of this is passed through the solenoid, then the magnetic moment of the rod is okay.
तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड चाहिए ना, तो इसके लिए अभी अब हमें ये इक्वेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। वी विल नॉट हैव द नीड ऑफ दैट इक्वेशन। सबसे पहले तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकाल दो। H इक्वल्स टू होगा NI। तो N के जगह पर दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये देखो 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो यानी ये हो गया 500 टर्न्स पर मीटर, इनटू आई के जगह पर देखो कितना दिया हुआ है 0.5, तो दिस इज 0.5, ये हो गया H। ठीक है, अब तो हम लोग लगा देंगे आई इज इक्वल्स टू काई इंटू एच। आई इज इक्वल्स टू काई इंटू एच, तो इसका मतलब अब हम लोग काई की जगह पर ऑलमोस्ट यूज करते हैं 1000, एच के जगह पर 500 इंटू 0.5। तो चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल, आई निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, आई की जगह पर होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो हेंस मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो आई इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो इक्वल्स टू आई की जगह पर तो ये आ गया, तो 1000 इंटू 500 इंटू 0.5 इंटू वॉल्यूम की जगह पर कितना आ गया 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, तो ये बन जाएगा 25। देख तो 25, यस। ठीक है, इसमें बहुत सारे इक्वेशन का यूज हुआ है। पहले मैग्नेटाइजिंग फील्ड, फिर आई और एच का रिलेशन, और फिर आई और एम का रिलेशन। ये 3 रिलेशंस का यहाँ पर रिवीजन है। 39 में, if the dipole moment of a short bar magnet is this, the magnetic field on its axis at a distance of this meter from the center of the magnet। तो अगर ये मान लेते हैं ये इसका डायपोल मोमेंट है और एक्सियल पॉइंट पर हमें निकालना है, तो बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब। मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू एम की जगह पर कितना दिया हुआ है 1.25 बाई आर क्यूब, आर की जगह पर कितना दिया हुआ है 0.5 का होल क्यूब। तो इसको आप लोग सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0.125 बनेगा। तो 0.125 यानी 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 1.25 बाई 0.125, तो ये कैंसिल आउट हो पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में, द वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी विथ टेम्परेचर फॉर अ फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक के लिए तो ये हो जाता है डायरेक्ट कर्व है, प्लीज रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा। Susceptibility is defined as the ratio of intensity of magnetization and magnetic intensity H। बिल्कुल सही बात है, I इक्वल्स टू होता है काई इंटू एच, हैंस काई इज इक्वल्स टू होता है I बाई एच। यही तो ये बोल ही रहा है, तो फर्स्ट तो असर्शन तो करेक्ट है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ I, नहीं, अगर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी है तो ग्रेटर विल बी मैग्नेटाइजेशन, ये गलत हो गया। तो assertion is true but reason is false। डन, चलिए 42 पे चलते हैं। A bar magnet of pole strength is this is cut into 2 equal parts। अगर बार मैग्नेट को 2 बराबर पार्ट में हमने डिवाइड किया है, द पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ सीधा सीधा आधा हो जाता है। वीडियो में भी समझाया ना, रिवीजन वीडियो में, वो मैंने बोला ना, इट इज अ मस्ट वॉच वीडियो, प्लीज देख लो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो। इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 पे, a bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in the form of an arc as shown। The new magnetic moment, अरे यहाँ R है रे, R क्या छोटा मोटा मिस्टेक रह जाता है। ठीक है, ये R है, ये R है, पता नहीं क्यों यहाँ पर L रह गया, ये R है, R। ठीक है, हाँ ये वाला लेंथ है L है दिया हुआ, ये वाला लेंथ है L, ये है थीटा। तो पहले तो ये समझ लेते हैं भाई, ये क्या है, ये R है, ये R है, और ये है L, ये है थीटा 60, 60 का मतलब होता है π/3। तो L जो होता है L इक्वल्स टू होता है R थीटा, तो R इंटू π/3। बात समझा? तो यहाँ से R जो आ जाएगा, हेंस R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3L/π। R को समझ लो, ठीक है, R समझ में आ गया। हमें क्या चाहिए था, न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी। तो डायपोल मोमेंट अगर हमें चाहिए, तो अब अगर ये बार मैग्नेट है
तो हमें तो चाहिए होगा ये डिस्टेंस, हमें चाहिए ये डिस्टेंस, क्योंकि ओरिजिनली अगर उसका लेंथ एल है तो m इज इक्वल्स टू हो गया m इंटू एल। अभी जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो हमें निकालना पड़ जाएगा। समझो यहाँ पर मैथ्स थोड़ा सा लगाना पड़ेगा रे। मैंने सोचा आज के पेपर में और मैथ्स नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, अभी भी लगना बाकी है। ये आर है, ये आर है, तो अगर वो 60 है तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये तो एंगल 30 हो गया, तो आर कॉस 30 आर साइन 30, तो ये हो जाएगा आर साइन 30। सिमिलरली तो ये भी आर साइन 30। समझा रहे? हमें यहाँ पर है माइनस एम और यहाँ पर है प्लस एम, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आर, कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा था? हाँ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल करके आ रहा था, ध्यान ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। आर साइन 30 आर साइन 30, तो यानी ये आर बाई टू, तो यानी ये टोटल लेंथ कितना बन गया आर। तो अब जो हमारा नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम डैश, दैट विल बी एम इंटू, ये देखो ना, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी ये आर ही रह गया, तो एम इंटू आर, तो एम इंटू आर के जगह पर रख दो 3l बाई पाई। अब m इंटू एल को, तुम कैपिटल M से रिप्लेस कर दो, यानी ये बन जाएगा 3m बाई पाई। 3m बाई पाई है क्या? 3m बाई पाई। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स टाइप का, वो ट्रिगोनोमेट्रिक का वो डायग्राम सब है, ठीक है। चलो 44 देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बार मैग्नेट इज दिस, द मैग्नेटिक लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट इज 12 and 1। ओके, सो यहाँ से तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू 12 इंटू 1, क्योंकि लेंथ इंटू एरिया कर देंगे ना, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट इज, तो इंटेंसिटी तो दिया हुआ है ना, तो I इज इक्वल्स टू m बाई वी, हेंस m पूछ रहा है ना, I इंटू वी। I देखो दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁴, v भी हमने निकाल ही लिया 12 इंटू 10⁻⁻6, सो मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। निकल shows ferromagnetic property at room temperature if the temperature is increased beyond the Curie temperature। तो निकल तो फेरोमैग्नेटिक है ना, तो अगर बियॉन्ड क्यूरी पर जाएंगे तो फिर इसका भी नेचर पैरामैग्नेटिज्म टाइप का बन जाएगा, तो इट विल बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक। ओके, दिस पेपर वाज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर लेंदी था, किसी भी हालत में ये जो पेपर है ना, मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं एग्जाम में सो रहूं तो मुझे 75 मिनट से कम लगेगा, मुझे नहीं लगेगा 75 मिनट, क्योंकि लॉट ऑफ कैलकुलेशन था। लेकिन हाँ, अगर ये पेपर को हम लोग कर ले रहे हैं तो इससे एक फायदा डायरेक्टली जो मिल रहा है वो ये कि इसमें से जो आने वाले, इस टॉपिक में से आने वाले ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में रहेंगे। तो ये पेपर एक बढ़िया पेपर था, लेंदी था, लेकिन अच्छा पेपर था। आप लोगों को जरूरत है कि अगर चाहिए तो एक बार और अटेम्प्ट कर लो इसके सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। एक भी बिना गलत किए ट्राई करो, दोबारा जब अटेम्प्ट करो एक बार समझने के बाद, तो फिर कोई गलत ना हो, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो मेरे पास आ जाओ सीधा। चलो।